और ये काफी बार आ भी रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास क्या है 0.3 किलोग्राम। कितना है? 0.3 किलोग्राम इज टेकन अप इंक्लाइन पेन। इंक्लाइन पेन का क्या होता है? ऊपर ले आते हैं उसको। कहां ले आते हैं? ऊपर की तरफ। इंक्लाइन पेन की जो लेंथ है वो क्या है? 10 मीटर है। कितनी है? इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी है हर्षित? इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी बेटा? तो आप कहाँ खोए हुए हो? खोए हुए हो आप तो। 10 मीटर। और इंक्लाइन प्लेन की हाइट कितनी है? 5 मीटर। उसको ऊपर ले आया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। जब ऊपर से नीचे छोड़ दिया तो अपन तो अपने आप नीचे घिस के चली आती है, स्लाइड कर जाती है, अपने आप ही स्लाइड कर जाती है। समझ गए? अब देखिए क्या कह रहा है। चलो पहले डायग्राम बना देता हूं मैं। ये क्या भी है? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में ए है, ये बी है, और ये क्या है? ये सी है। ए से लेकर बी तक की जो वैल्यू हुआ है 10 मीटर। क्या है? और बी सी पे रखा है आपको, कितना रखा है? 5 मीटर। साइन थीटा जानते क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। बीसी की वैल्यू क्या है? 5। इसकी वैल्यू क्या है? 10। सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 1/2। तो थीटा क्या आएगा? 30 डिग्री। क्या आएगा? क्योंकि साइन थीटा अगर 1/2 है तो उसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए? 30 डिग्री चाहिए। ठीक है, चलो हमने एक डायग्राम बना दिया। यहाँ पर एक बॉडी है, इसका मास, बॉडी का मास गिवन है आपको बता देता हूं। तो मास है 0.3 किलोग्राम। कितना है? 0.3 किलोग्राम इसका मास है बॉडी का। ठीक है, अच्छा इसको रिजॉल्व करते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन है। क्या है ये नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या होगा भैया? वेट। आपको पता है एंगल कितना है? 30 निकाल लिया आपने। कितना निकाल लिया? 30 डिग्री। तो यहां पर भी कितना होगा? 30 डिग्री आएगा। याद है नहीं याद है? ये क्या होगा? mg cos 30। और ये क्या होगा? mg sin 30। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये बन चुका है बेसिक डायग्राम। इसके बाद इसमें जो भी लगाना है हम लगाएंगे। ठीक है भैया। अच्छा, पहला पार्ट क्या कह रहे हैं भैया? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ओवर अ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब होता है ए से बी पे जाना और फिर बी से ए पे वापसी आ जाना। ठीक है भैया, ए से बी पे जाना और बी से ए पे वापसी आना, इसको कहते हैं राउंड ट्रिप। क्या कहते हैं? कह रहे जब राउंड ट्रिप हुई तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क कितना किया? राउंड ट्रिप में ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क कितना किया? राउंड ट्रिप में ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क कितना किया? अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं इसे? यहां पर मुझे देखिए, इसको तो रिजॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के बाद अपने पास दो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, mg cos 30 और mg sin 30। एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg sin 30 है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg cos 30 है। हमें कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है? तो देखिए भैया, आप कहां से कहां पे ले आ रहे हो? ए से बी पे ले आ रहे हो। तो ए से बी की डायरेक्शन में जो भी ग्रेविटेशनल, ए से बी रास्ते पर, ए बी रास्ते पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है आपको उसी को कंसीडर करना है। ए बी रास्ते पर कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? ए बी mg sin थीटा, mg sin 30 या sin थीटा, ये वाला फोर्स ले रहा है, लग रहा है इस रास्ते पर। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स इस रास्ते पर क्या लेना है? mg sin थीटा। क्या लेना है? पहला पार्ट क्या पूछ रहा है? वर्क डन। क्या बोल रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर अ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब कि आप ए से बी पे गए तब ग्रेविटेशनल फोर्स ने कैसा वर्क किया, यानी mg sin थीटा ने कैसे वर्क किया। आप बी से ए पर आए तब mg sin थीटा ने कैसा वर्क किया। ठीक है, चलो आप राउंड ट्रिप का वर्क निकालो। तो राउंड ट्रिप पहले कैसे होगी? ए से बी ले गया होगा, फिर बी से ए पे ले आ गया। अच्छा, जब आप ए से बी पे ले आ रहे थे, ए से बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा था? ऊपर की तरफ। और mg sin थीटा कहां लग रहा था? नीचे की तरफ। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वर्क होता है नेगेटिव। क्या होता है? तो सीधा लगा दो, माइनस फोर्स कितना है भैया? mg sin 30 और डिस्प्लेसमेंट क्या किया? 10 मीटर। कॉस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। फिर प्लस। जब बॉडी कहां से कहां पे आ रही है? बी से ए पे। कहां रही है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। मैं भी कहा रहा हूं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो इसलिए क्या होगा इस बार? mg sin 30 इंटू में 10, ये प्लस आ गया माइनस आ गया, दोनों कट करके आ गया भैया 0।
अब एक बात आपको बताया तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर किसी फोर्स के थ्रू राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का। आप पढ़ोगे आगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो भैया अभी बता दे रहा हूँ, ए से बी पे गए, बी से ए पे गए, एम जी साइन थीटा के थ्रू कुल वर्क निकाला तो वो क्या आ गया, 0। क्या आ गया, ए से बी पे आने वक्त क्या हुआ, एम जी साइन थीटा नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ रहा था, ऊपर, वर्क क्या है, नेगेटिव है। लेकिन बी से ए पे आने पर एम जी साइन थीटा भी क्या लग रहा है, नीचे, और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है भैया, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो वर्क क्या आ गया, पॉजिटिव। ऊपर जाते वक्त नेगेटिव, नीचे आते वक्त नेट वर्क डन क्या आ गया, समझ गया। अब देखिए केस सेकंड कह रहा है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी। अच्छा, अगर आपको किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किसी बॉडी को चढ़ाना होता है तो आपको फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊपर फोर्स लगाओगे, ये हमने ऊपर फोर्स लगा दिया ताकि बॉडी कहाँ चली जाए, ऊपर चली जाए। तो जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा था, नीचे। अब आपको जो ऊपर फोर्स लगा रहे हो वो कितना होना चाहिए, नीचे लगने वाले फोर्स से ज्यादा या कम से कम उसके बराबर, क्योंकि हम जानते हैं भैया हम बराबर की कंडीशन लेके चलते हैं, क्योंकि ज्यादा वाली कंडीशन तो पता नहीं क्या होगी। तो हियर ध्यान रखना सेकंड पार्ट, अप्लाइड फोर्स क्या होगा, अप्लाइड फोर्स जो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं ताकि बॉडी ऊपर चढ़ जाए, वो नीचे लगने वाले इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के सम से क्या होना चाहिए, ज्यादा। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, बराबर। तो एफ अप्लाइड जो होगा, ये वाला अप्लाइड फोर्स है, क्या है ये, अप्लाइड फोर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, एम जी साइन 30 प्लस फ्रिक्शन फोर्स, एम जी साइन 30। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। अच्छा, एन क्या होगा भैया, एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जी कॉस 30 का। क्लियर आपका, एम जी साइन 30 प्लस म्यू एम जी कॉस 30। एम जी कॉमन ले लीजिए, क्या हुआ, साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30। एम क्या है भैया, 0.3 किलोग्राम दे रखा भैया मास, ठीक है भैया। जी क्या है, 9.8। साइन 30 क्या होता है, 1/2। म्यू की वैल्यू क्या रखी है इसने क्वेश्चन में, 0.15। कॉस 30 अंडर 3/2। पूरा सॉल्व करेंगे, अप्लाइड फोर्स आ गया, क्या आ गया, अब वर्क डन क्या होगा, अप्लाइड फोर्स। तो भैया अप्लाइड फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है भैया, ऊपर। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू यहां से निकालना, डिस्प्लेसमेंट आपको 10 मीटर दे रखा है, आंसर आ गया जूल में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए भैया कह रहा भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ओवर अ राउंड ट्रिप। अब केवल फ्रिक्शन फोर्स देखना, आपको क्या देखना है, फ्रिक्शन फोर्स। तो भैया जब आप थर्ड आप राउंड ट्रिप में वर्क निकालो तो पहले ए से बी का निकालोगे, फिर बी से ए का। तो भैया जब आप ए से बी पे जा रहे थे, ऊपर यहां से लेके ऊपर जा रहे थे यहाँ पे, तो आपको पता फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर। तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव, पीछे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट 10 ऊपर का हो रहा है, ऊपर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, नेगेटिव आ गया। अच्छा, जब बॉडी नीचे आएगी बी से ए पे तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, आप ऊपर। फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन से क्या होता है, उल्टा लगता है। तो यहाँ पर अब बी फोर्स और समझ गया, जब बी से ए पे आएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, फिर ये क्या होगा, वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आएगा -2f इंटू में 10, क्या आएगा -20। एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू में एन, -20 म्यू की वैल्यू अपने को पता है 0.15, एन क्या होगा, एम जी कॉस 30। सॉल्व कर लीजिए, आपका वर्क आ गया टोटल, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है, क्या होता है, इसीलिए आप चाहे वापस जाके उसी रास्ते वही आ जाओ, वर्डन 0 आने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये कंजर्वेटिव होता तो क्या होता भैया, वर्डन। ठीक है भैया, समझ गया। अब लास्ट वाला पार्ट कह रहा है, ध्यान दीजिए, चौथा पार्ट कह रहा है भैया बॉडी को इस बार हम कहां ले गए, बी पर। कहां ले गए, बी पर छोड़ दिया। आप जब छोड़ रहे हो बी पर तो बॉडी स्लाइड करके नीचे आ जाएगी। अच्छा, जब आपने छोड़ा तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। क्या थी, 0। जब आपने छोड़ा तो बी से ए तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी, 10। कितना करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल वाला बॉडी 10 मीटर है, ठीक है। अच्छा, हमें ए पॉइंट पर क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए भैया यहाँ की वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। क्या क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो भैया यहाँ की अगर आपको काइनेटिक निकालनी है, ए पॉइंट की आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक निकालनी है, तो भैया आपको ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालना जरूरी है। तो इसका मतलब हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ए पॉइंट की, लेकिन हमें इसका एक्सेलरेशन नहीं पता।
कि जो बॉडी ऊपर छोड़ी गई है उसका नीचे आता तक एक्सीलरेशन क्या है। तो भैया एक्सीलरेशन मैंने क्या मार दिया, क्वेश्चन मार्क। क्या मार दिया? अच्छा एक चीज देखो, जब ऊपर बी पॉइंट पर मैं ले गया और बॉडी को मैंने छोड़ दिया, अच्छा बॉडी को जब मैंने बी पॉइंट पर छोड़ा था तो इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा था जो कि क्या था, mg sin 30, और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन। जब बॉडी नीचे आ रही थी ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर नीचे आ रही थी, नीचे क्या लग रहा था, mg sin 30, ऊपर क्या लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स। छोड़ा तो इस ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, फ्रिक्शन वाला फोर्स कम होगा, तभी बॉडी आपकी क्या आ गई, नीचे आ गई। अगर दोनों बराबर होते तो बॉडी नीचे आती नहीं, वहीं पर अटक जाती। तो आपको पता बॉडी अगर नीचे आ रही है तो ये वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा, और ये वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम। समझ गया? तो नेट फोर्स क्या होगा, जिस फोर्स से नीचे आ रही है नेट फोर्स क्या होगा। अब देखो ना, मान लीजिए फोर्स 10 है, ये फोर्स 5 है, तो नेट फोर्स नीचे आने का फोर्स कितना होगा, 5 न्यूटन का। कितना होगा, कैसे आया, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg sin 30। ऊपर कितना लग रहा है, तो नीचे की तरफ कुल कितना फोर्स लग रहा है, mg sin 30 माइनस f। mg ये नीचे की तरफ लगने वाला नेट फोर्स है, और नेट फोर्स इसके बराबर होता है बॉडी के मास इनटू में एक्सीलरेशन, बॉडी के मास इनटू में। तो आप देखिए भैया, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बढ़िया सा डायग्राम बना देता हूं। देखिए जब बॉडी, देखिए सुन लीजिए, जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन के नीचे आ रही थी तो यहाँ पे क्या लग रहा था, mg sin 30, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगे, ऊपर। तो बॉडी के नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। अच्छा नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन के बराबर होता है, और नेट फोर्स की यहां पर वैल्यू क्या होगी, तो mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो ये देखिए नेट फोर्स की वैल्यू क्या, मास इनटू में एक्सीलरेशन के बराबर होती है, और यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रहा है ये फोर्स माइनस ये फोर्स, क्योंकि बॉडी क्या रही है नीचे, ज्यादा वाला फोर्स ये होगा ना, ये कम वाला फोर्स होगा। तो कितने फोर्स से नीचे आ रही है, तो दिस फोर्स माइनस, तो भैया नेट फोर्स को हमने लिख दिया, चुप हो जा, नेट फोर्स को लिख दिया मास इनटू में एक्सीलरेशन, और नेट फोर्स यहां पर है क्या, mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू में n। n ये लिख दीजिए, ma बराबर में mg sin 30 माइनस म्यू, n की वैल्यू क्या होती है, mg cos 30। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। तो यहाँ पर m से m, देखिए m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, ma बराबर में mg कॉमन ले लो तो sin 30 माइनस म्यू cos 30। ठीक है भैया, m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, एक्सीलरेशन। g पता है 9.8, sin 30 1/2, म्यू 0.15, cos 30 √3/2। सॉल्व कर लिए, क्या आ गया भैया, एक्सीलरेशन। अब हमें एक्सीलरेशन भी पता लग गया, ये आ गया। अब भैया हम निकाल लेते हैं यहाँ की वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से नीचे आया है। तो भैया वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। तो भैया हमें सब v निकालना है, दो एक्सीलरेशन हमने ये निकाल लिया, डिस्टेंस कितना है भैया 10 मीटर का, तो हमारा v आ गया भी। सो काइनेटिक क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक क्या होगी, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है भैया, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी में और एग्जाम में 2-2 3-3 बार आ रखा है। ठीक है भैया, पूरा करा दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है भाई, हटा दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना भैया, ये क्वेश्चन दरवाजा खटखटा सकता है। अब आते भैया टॉपिक अपना पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, होती क्या है पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया ये वो एनर्जी होती है जो या तो बॉडी की शेप चेंज करने पर आती है, या बॉडी को जमीन से हाइट पर ले आने पर आती है। ठीक है, इन शॉर्ट मैं कहूं कि भैया अगर कोई भी आप फोर्स लगा रहे हो, आपके अगेंस्ट में दूसरा कोई फोर्स लग रहा है, तो वहां पर एनर्जी आएगी। गेट बंद कर दियो, पूरा गेट बंद नहीं है क्या। देखिए पोटेंशियल एनर्जी उस हर जगह पर आती है जहां पर दो फोर्स लगते हैं, एक तो अप्लाइड फोर्स होता है, एक दूसरा अपने आप ही लगने लगता है। जैसे आप किसी चीज को उठा रहे हो, पत्थर उठाओगे तो वहां पे दो फोर्स कैसे आ रहे हैं, एक तो मैं लगा रहा हूं, एक ग्रेविटी लगा रही है।
मेरा फोर्स लग रहा होगा ऊपर, तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, तो पत्थर के अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। धनुष को खींचो, धनुष को आप अपने फोर्स से खींच रहे हो, धनुष आपको अपने फोर्स से बाहर की तरफ खींच रहा है, धनुष को आप अंदर खींचोगे, धनुष अपने आप को बाहर की तरफ खींचेगा, दो फोर्स लग रहे हैं, उसके अंदर भी क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। डैम में पानी राइज होता है, डैम में अब राइज हो रहा है तो पानी ऊपर चढ़ रहा होगा, कहीं से फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ऊपर चढ़ रहा है, तो वो तो फोर्स हो गया। लेकिन उसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, जो उसको क्या कर रहा है? नीचे खींच रहा है, वहां पर भी क्या आएगी? पोटेंशियल। छत पर आप गमला लेके जा रहे हो, छत पर आप, उसके अंदर पोटेंशियल नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि छत पे जब आप गमला ले आ रहे होगे तो आपका फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और ग्रेविटी कहां लग रही है? रबड़ को खींचा, रबड़ को, उसके अंदर एनर्जी आएगी नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि जब आप रबड़ को बाहर खींचते हो तो रबड़ अपने आप को कहां खींचती है? यहां पर भी तो फोर्स है। तो जहां पर भी दो फोर्स काम करते हैं, अब देखो गोबर को पैर से दबाओ, उसके अंदर आएगी पोटेंशियल एनर्जी? नहीं आएगी, क्योंकि गोबर अपने आप को क्या करता है भैया? आपके अपने आपके फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स नहीं लगाता। जैसे चप्पल रखोगे वैसे क्या होगा? फ्लैट हो जाएगा, चिपक जाएगा जमीन में। अगर अगर वो आपके अगेंस्ट में फोर्स लगाता तो कभी भी गोबर क्या होता? चप्पल रखने पर पिचक नहीं आता, हो जाता ना जी। गोबर पे अगर चप्पल रखेगा तो क्या गोबर अब वैसे ही रहेगा जैसे पहले था? क्या होगा? चिपक जाएगा, एकदम सट जाएगा। अगर वो ऐसा फोर्स लगाता आपके अगेंस्ट में तो कभी भी गोबर की शेप वैसी नहीं हो पाती। पुट्टी है, पुट्टी यानी पुट्टी, इसको भी ऐसे करते ये भी फोर्स नहीं लगाती है आपके अगेंस्ट में, इसको जैसे मर्जी करना। जो बॉडी फोर्स लगाती है आपके अगेंस्ट में, केवल वहीं पर क्या आता है भैया? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक भैया, समझ गया? अगर कोई भी फोर्स आपके अगेंस्ट में फोर्स लगा रही है, कोई बॉडी आपके अगेंस्ट में फोर्स लगा रही है, आप स्टील के फुट्टे को टेढ़ा करो, वो सीधा हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि भैया वो आपके अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा था। जब आप स्टील के फुट्टे को टेढ़ा कर रहे थे तो अपने आप को क्या कर रहा था? बाहर की तरफ ले आने का प्रयास कर रहा था। याद है नहीं याद है? तो जहां पर भी दो फोर्स रहेंगे इक्वल अपोजिट, तो वहां पर क्या होगा भैया? पोटेंशियल एनर्जी आनी है। समझ गए भैया? तो वो एनर्जी जो बॉडी की पोजीशन चेंज करने पर, मतलब उसको हाइट पे ले आने पर अंडर द ग्रेविटी, और बॉडी की शेप चेंज करने पर, देखिए हर बॉडी की शेप चेंज करने पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाए जरूरी नहीं है। बॉडी कैसी होनी चाहिए? इलास्टिक। कैसी होनी चाहिए? इलास्टिक, समझते हो? जो अपनी शेप को क्या करे? रीगेन कर ले। जो अपनी शेप को रीगेन कर लेती है उसको क्या कहते हैं भैया? रबड़। कच्चे की रबड़ देखिए, कच्चा कितना भी टाइट कर दो, फैला दो, उसके बाद फिर छोड़ दो, ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब कच्चे की रबड़ क्या है? इलास्टिक है, उसके अंदर आएगी। स्टील क्या होती है? तो बोलना हो गधे, स्टील क्या होती है? स्टील के फुट्टे को मोड़ता है तो क्या अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाता? कर लेता है। इसका मतलब वो भी क्या है भैया? इलास्टिक है, उसके अंदर भी क्या है? तो भैया बॉडी की शेप चेंज करने पर पोटेंशियल एनर्जी उसी बॉडी के अंदर आती है जो अपनी शेप को रिगेन कर लेती है। ऐसी बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इलास्टिक बॉडी क्या होती है? विच रिगेन इटसेल्फ, विच रिगेन इट्स शेप एंड साइज बाय इटसेल्फ। अपने आप से अपनी शेप और साइज की जो बॉडी रिगेन कर लेती है उसको हम कैसी बॉडी कहते हैं भैया? इलास्टिक बॉडी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूं पहले इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक ओए बॉडी, द बॉडी विच रिगेन itself by regain its shape and size, regain its shape and size, ठीक है? by itself, ठीक है भैया? तो उसे क्या कहते हैं भैया? इलास्टिक बॉडी। ठीक है भैया, उसे बॉडी क्या कहते हैं? एग्जाम्पल में स्टील का फुट्टा, फुट्टा कच्छे की रबड़, यू होता है, ए होता है रबड़, हाँ यू ही है वो। ठीक है, तो भैया बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आप लिख के आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे बेटा।
ठीक है, तो ये इलास्टिक बॉडी है। और ऐसी ही बॉडी के शेप और साइज को चेंज करोगे तो क्या आएगी उनके अंदर, पोटेंशियल। ऐसी ही चुप रहा, ऐसी ही वही ऐसे लगते हैं, ऐसी ही बॉडी की शेप एंड साइज चेंज करने पर पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आती। ठीक है भैया, हो गया, समझ गया, समझ गया बेटा। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर बॉडी की पोजीशन क्या है, ठीक है भैया, उसकी वजह से भी क्या आती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी। और बॉडी की शेप और साइज चेंज करने की वजह से क्या आती है भैया, शेप और साइज को चेंज करने का एक दूसरा इन्होंने वर्ड यूज किया है, कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, तो भैया बॉडी के अंदर उसकी शेप और साइज को चेंज करने की वजह से और उसकी ग्रेविटी के अंडर में पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया आपको यही करना है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स का मतलब ग्रेविटी, फील्ड ऑफ फोर्स का मतलब भैया अब स्पेस में रख दो, स्पेस में तो कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव पोजीशन रख, क्या स्पेस में ग्रेविटी लगती है, नहीं लगती। उसके अंदर पोटेंशियल, तेरे को स्पेस पता है स्पेस क्या होता है, ठीक है, स्पेस में बॉडी कहीं रख दो एनर्जी नहीं आने वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी, अर्थ पे अगर रखोगे तो क्या होगा, ग्रेविटी के इफेक्ट में रहेगी, क्या आएगी, पोटेंशियल। क्लीन है वाला देखा, ठीक है। तो भैया ग्रेविटी के अंदर मनुष्य बॉडी, तभी उसकी पोजीशन को चेंज करोगे, उसके अंदर क्या आएगी, एनर्जी। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर सुन लीजिए भैया मेरी बात सुनिए, कॉन्फ़िगरेशन मतलब बॉडी की शेप और साइज को चेंज करने पर। अच्छा बॉडी की अगर मैकेनिज्म देखो अंदर की, इनबिल्ट मैकेनिज्म बॉडी के अंदर की, तो भैया उसको चेंज करने पर एनर्जी कैसे आती है भैया। देखिए आपको पता है बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहते हैं भैया, मॉलिक्यूलर फोर्स एट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है भैया, वो मॉलिक्यूल्स को पास में खींचता है, पास में खींच के उनको स्टेबल कर देता है। क्या करता है, अब जब आप उसकी शेप और साइज को चेंज करते हैं तो उनके बीच में मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अब जब स्टेबिलिटी कम हो गई तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाली बॉडी की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। समझ गए, तो भैया शेप और साइज चेंज करते हो तो भैया उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन क्या होता है भैया, चेंज। मॉलिक्यूल्स के अंदर का सेपरेशन चेंज हो जाता है तो क्या होता है भैया, एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। इसीलिए अपने आप को क्या करता है, फिर टक 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 टक, फिर दोबारा से कर ली, अपनी शेप गेन कर ली, सेपरेशन वही कर लिया, एनर्जी वही कर ली, स्टेबिलिटी फिर क्या होगी, बढ़ गई। समझा तू अंदर की मैकेनिज्म, नहीं समझा, ठीक है भैया, तू समझी, नहीं समझी, नहीं समझी। रबड़ को खींचती है तू, वापस अपनी शेप में आता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि उसके जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है ना वो, जब तू खींचेगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन क्या होता है, चेंज होता है। अब जब दो मॉलिक्यूल जो अपने अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, अगर उनके बीच का सेपरेशन बढ़ाएगी ना तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है कि भैया बॉडी ने खुद वर्क किया है, बॉडी अपनी एनर्जी को लूज कर रही है। क्या कर रही है, जब मैं इसे खींचूंगा तो वह उनके बीच में सेपरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब सेपरेशन बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होने का मतलब भैया क्या है, बॉडी के ऊपर वर्क किया गया तभी मॉलिक्यूल्स क्या हुए, दूर हुए। तो इसलिए बॉडी फिर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पास में आने लगते हैं ताकि अपनी स्टेबिलिटी को क्या करें, बढ़ा सके। जैसे उनके पास में है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, अपनी शेप को क्या कर लिया, रिगेन कर लिया। हर बॉडी जो रिगेन करती है उसके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि आपकी डिफॉर्मेशन मतलब उसकी शेप और साइज को क्या किया आपने, चेंज किया। तो आपकी डिफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, वो अनस्टेबल हुई है। क्या हुई है, तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वापसी क्या होगी, उसी शेप में आ गई। समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। गोबर के साथ ये दिक्कत है, वो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाती। समझ गया भैया, ओए
इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ बर्डन। आप तो किसी को मारने का प्लान है, पहले फ्लोर पे रखा हुआ गमला आप छोड़ोगे उसके सर पे, सर ही फटेगा, हो सकता ना मरे। तो इसका मतलब गमले के पास एनर्जी कम थी तभी उसने काम कम किया, आपका काम पूरा नहीं किया उसने, वो आदमी मरा नहीं। अगर आपको एक्चुअल में उसे मरना मारना बढ़िया से, तो गमले को अपना अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा काम करने के लिए आपको तीसरे फ्लोर पे ले आना पड़ेगा। अच्छा काम क्यों किया? क्योंकि उसके पास तीसरे फ्लोर पे एनर्जी क्या होगी थी, बढ़ गई थी। समझ गए भैया? तो अमाउंट ऑफ बर्डन से पता लगता है किसी की एनर्जी। जो जितना बढ़िया काम करेगा, जितना ज्यादा काम करेगा, जितना परफेक्ट काम करेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो वही कह रहा है, इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ बर्डन बाय द बॉडी और सिस्टम। ठीक है भैया, समझ गया? ये लिख लेना। उसके बाद है भैया एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशन। पोजिशन की वजह से, अच्छा एक बात ध्यान में, नोट में मैं लिखवाता हूं, नोट में ध्यान दीजिए। नोट में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो रिलेटिव होती है। क्या होती है मतलब, समझे? कि चलो मान लो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 4 महले हैं, यहां पे एक लौंडा खड़ा हुआ है, यहाँ पे बॉय नंबर फर्स्ट, बॉय नंबर सेकंड, बॉय नंबर थर्ड, बॉय नंबर 4। बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किस बॉय के पास होगी? 1 है ना, 1 वाले के पास सबसे ज्यादा होगी। लेकिन 2 वाला बोलेगा कि भैया मेरे पास भी ज्यादा एनर्जी है। तो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है वो? 3 और 4 के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। लेकिन 4 वाला बोलेगा मेरी तो ज्यादा है, वो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? तो इसका मतलब ये रिलेटिव एनर्जी है सबकी। किसी की एनर्जी किसी के रिस्पेक्ट में ज्यादा, किसी की उसी की एनर्जी क्या है भैया, कम है। तो जो बदलता रहता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव। क्या कहते हैं उसे? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया? रिलेटिव होती है। जमीन के रिस्पेक्ट में जो बॉडी ऊपर होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। जो बॉडी जमीन पर होगी उसकी बॉडी क्या होगी? दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो क्या होगी? मानी जाएगी 0। जो चौथे फ्लोर पे होगी भैया क्या होगी? वो तीसरे फ्लोर वाले से क्या होगी? उसके पास ज्यादा एनर्जी। लेकिन जो तीसरा वाला है वो दूसरे वाले से क्या होगा? ज्यादा एनर्जी कैरी करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। पोटेंशियल दूसरे वाले से, पोटेंशियल तीसरा और पोटेंशियल चौथे वाले से। ग्राउंड का पोटेंशियल होता है, हम क्या लेते हैं भैया? 0। ग्राउंड की पोटेंशियल क्या लेते हैं? ये चीज लिख लेना। फिर आ रहा भैया पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल है। जैसे आप छत पे रखा पत्थर छोड़ोगे तो क्या होगा? आएगा नीचे की तरफ। क्यों आया? क्योंकि उसके पास क्या थी? एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी? तो लिखा हुआ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर रूफ बिल्डिंग हैज सम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अलाउड टू फॉल डाउन इट कैन डू वर्क। वो नीचे आने में क्या करती है? काम करती है, असर फाड़ देती है। ठीक है, समझ गया? अगला कह रहा है भैया द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द ग्रेट हाइट ऑफ डैम इज यूज्ड टू रन द टरबाइन जनरेटिंग द हाइड्रोइलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कह रहा भैया कि डैम में जो पानी भरा होता है वो काफी ज्यादा हाइट पे चला जाता है। जो हाइट पे ज्यादा रहेगा उसके पास मास है ना, उसके पास मास भी तो है पानी के पास। मास के पास अगर हाइट आ जाए और ग्रेविटी के अंडर में रहे वो, तो उसके पास क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब उसे वो इतनी ज्यादा एनर्जी आती है कि भैया उसी का यूज किया जाता है टरबाइन को चलाने के लिए, ताकि हमें क्या मिल सके? इलेक्ट्रिसिटी। क्या मिले? ठीक है भैया, अब देखिए आगे बढ़े। कल इस चैप्टर को हो सकता है निपटा दूं। ठीक है, 1.5 घंटे क्लास लूंगा और इस चैप्टर की सारी डेरिवेशन खत्म कर दूंगा। कल सिलेबस खत्म हो जाएगा, परसों रिवीजन चालू। रुक जाइए, हाँ कराऊंगा यार सिलेबस खत्म। देखिए भैया सुन लीजिए, अरे देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन। क्या है? कॉन्फिगरेशन चेंज करने का मतलब उसकी शेप और साइज को, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन को चेंज करना क्या कहलाता है भैया? ठीक है भैया, कॉन्फिगरेशन। एग्जांपल देखिए, बहुत सारे एग्जांपल है। कह रहा भैया एक टॉय कार है जिसके अंदर क्या लगी भैया? स्प्रिंग। जब टॉय कार को पीछे खींचोगे तो अंदर की स्प्रिंग क्या होगी? मुड़ जाएगी। उसकी शेप क्या होगी? चेंज होगी। शेप चेंज होगी तो उसके अंदर क्या आएगी? एनर्जी। क्या आएगी? जैसी कार छोड़ोगे वो स्प्रिंग क्या होगी? खुलेगी और कार कहाँ होगी? आगे भागेगी। यानी उस एनर्जी की वजह से क्या होगी? काइनेटिक। कह रहा है एज द स्प्रिंग इज रिलीज्ड, छोड़ दिया जाता है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड मूव द टॉय कार। टॉय कार को क्या करती है? चलाती है। तीर देखा है?
उड़ता हुआ तीर सही जगह पे जाएगा। देखिए भैया, उड़ता धनुष देखा, धनुष बाण देखा है, उसमें धनुष में ऐसे बाण चलाते यूं करके करते हैं, उसकी शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्या होती है? चेंज होगी तो क्या आ गई? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो भैया क्या होगा, जब ही छोड़ोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एरो को क्या प्रोवाइड करेगी, काइनेटिक, और वो काइनेटिक की वजह से क्या होगा, तीर कहीं पे भी चले जाएगा। तो देखो देखिए, a stretch bow possesses potential energy as soon as it is released. It shoots the arrow in forward direction with a large velocity. The potential energy of the stretch bow gets converted into the kinetic energy. समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नीचे वाले लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब सुन पहले। हाँ देखिए भैया, अपने पास टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो अपने को दो ही पोटेंशियल एनर्जी करनी है। एक होता भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, होती क्या भैया, सुन लीजिए, जब भी आप धरती के ग्रेविटी के, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई भी काम करोगे, ग्रेविटी कहाँ लगती है हमेशा, और आप किसी चीज को कहाँ उठाओगे, अगेंस्ट मतलब ऊपर उठाओगे, तो उस आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, और वहां पर बॉडी के पास जो भी एनर्जी आएगी उसे क्या कहते हैं भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी हटा दो, कोई पोटेंशियल एनर्जी आने वाली नहीं है। कोई खींचेगा ही नीचे, नीचे नहीं खींचेगा तो भैया क्या, कोई एनर्जी ही नहीं आएगी इसके अंदर। तो भैया जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप वर्क करोगे तो क्या आएगी भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वही लिखा हुआ है, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी associated with the state of separation of two bodies which is attracted on another through the gravitational force। कह रहा है भैया, दो बॉडी एक दूसरे को किस फोर्स से खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। किससे खींचती है? अब ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, क्या होता है, वो चीजों को जोड़ता है, पास में लाता है। जब चीजें पास में आएंगी तो क्या होंगी, स्टेबल रहेंगी। क्या होंगी? आप उनके बीच का सेपरेशन बढ़ा दो तो क्या होगी भैया, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी कम होने का मतलब एनर्जी बढ़ जाए। आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में खींचा ना, ग्रेविटी तो पास खींचती है, आप ग्रेविटी से अगेंस्ट में काम करें तो जो भी आप वर्क करोगे क्या होगा, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आएगा। चलो इसको साइड में करो, आप किसी भी चीज को उठाओ, अर्थ की ग्रेविटी क्या करती है, नीचे खींचती है, लेकिन आप उसको ऊपर उठाओगे तो क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी आएगी। कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए भैया? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू, अब नीचे भैया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अब ये कौन सी एनर्जी होती है, तो भैया देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैंने आप बोला इलास्टिक बॉडी क्या होती है, जो अपनी वापसी रीगेन कर ले, क्या करे, चेंज करने के बाद दोबारा रीगेन कर लेती है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, इलास्टिक बॉडी। उसके अंदर जो भी एनर्जी आएगी उसे कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक रबड़ को खींचो, उसकी इलास्टिक फोर्स क्या कर रहा है, उसको अंदर की तरफ खींच रहा है ताकि अपनी शेप को रीगेन कर ले, लेकिन आपने बाहर खींचा है तो उसके अंदर क्या आएगी भैया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, समझ गया? तो जो भी हम इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में, जब भी हम इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो उस बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी आती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। रबड़ को खींचना, इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करना, स्प्रिंग को दबाना या खींचना, इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करना। इन सब केस में कौन सी एनर्जी आएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मुंह अगर इलास्टिक नहीं होता तो इसके मुंह को ऐसे खींच देता ना तो ऐसे ही रहता, ऐसे ही बना रहता, लेकिन इलास्टिसिटी की वजह से क्या होता है, अपनी शेप को रिगेन कर ले रहा। अगर इसका कार्य इलास्टिक है तो इसके अंदर मतलब क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है। कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल। समझ गया? और अगर वो एनर्जी नहीं आती तो इसका मुंह ऐसे ही रहता, देखो कैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ इलास्टिक बॉडी लाइक स्प्रिंग। स्प्रिंग को खींचने और दबाने पर जो एनर्जी आती है उसे क्या कहते हैं भैया, क्योंकि उस केस में हम क्या करते हैं भैया, हम यहाँ पर मेरी डेफिनेशन लिख लेते साइड में, वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटी क्या होता है भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और ये क्या होगा भैया, वर्क डन अगेंस्ट दी इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी, उसे क्या कहते हैं भैया, इलास्टिक पोटेंशियल। यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है भैया, ये दोनों। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा भैया एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, उसके बाद केवल डेरिवेशन है, निपटा देंगे। उसे तक अगली क्लास में चैप्टर निपटा दूंगा। ठीक है, हाँ क्या
ड्राइव नहीं किया, कोई बात नहीं। हाँ तो मैं बता दूंगा कल। पेपर हो गए थे तो पीडीएफ किस बात की।